नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम अवश्य बात करते हैं सैंपल्स की। सैंपल्स जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेके, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वह, और हम उन सैंपल्स के थ्रू हम ये बताते हैं कोई नियम या कोई लॉ हम पूरे समाज के लिए लागू करते हैं। तो जो सैंपल्स होते हैं वह हमारे जो रिसर्च होती है इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सैंपल में जब हम सैंपल करते हैं तो सैंपल्स का जो चयन होता है वह सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि यदि आपने सैंपल्स का जो चयन है वो अच्छी तरीके से कर लिया तो नो डाउट जो रिसर्च है वह भी अच्छी होती है। और सैंपल्स का यदि सही चयन हो गया है तो डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन में सभी तरीके में जो रिसर्च में आरामदायक रहता है। और सब रिसर्च के माध्यम से यदि हम देखें, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यदि सैंपल का सिलेक्शन सही है तभी वह समाज के लिए जो रिसर्च है वह फायदेमंद होती है। हम रिसर्च क्यों करते हैं? कि हमारी प्रगति हो, समाज का फायदा हो, कोई लॉज बने, कोई नियम बने, कोई प्रिंसिपल्स फाइंड आउट होए, इन्हीं सब के लिए हम रिसर्चेस करते हैं। इन सभी रिसर्च किस पे बेस्ड होती है? सैंपल्स पे बेस्ड होती है। तो यदि सैंपल्स उपयुक्त हुए तब जाके हमारी जो रिसर्च है वही सक्सेसफुल होती है, वह समाज के लिए प्रगति करती है, वह मानव के लिए प्रगति पूर्ण होती है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो सैंपल्स का सिलेक्शन, किस तरीके के जो सैंपल्स होते हैं, है ना, सैंपल्स का चयन किस तरीके से किया जाता है। सैंपल्स का चयन मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है नॉन प्रोबेबिलिटी और दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो रिसर्चर होता है वह अपनी सुविधा देखता है, अपना आराम देखता है, रिसर्च को देखता है और उसके हिसाब से वह जो सैंपल्स है उनका चयन करता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम देखें तो जनसंख्या में से एक समूह को चुनाव करना होता है जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है। यदि हम गणितीय विश्लेषण करें इसका, तो गणितीय विश्लेषण के अनुसार जो प्रोबेबिलिटी होती है वह प्रोबेबिलिटी जनसंख्या, जो जनसमूह है जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें से संभव सबसे ज़्यादा संभावना जिसकी होती है उनमें से उनको लेना होता है, उन जनसंख्या में से उन सैंपल्स को लेना होता है। दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, गणितीय विश्लेषण होता है एक तरीके से। अब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों तरह के सैंपल्स होते हैं। कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है? रिसर्च के माध्यम से यदि हम देखें तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी वाले जो सैंपल्स होते हैं वह ज़्यादा सही होते हैं। वह इसलिए ज़्यादा सही होते हैं कि हालांकि उसमें रिसर्चर जो होता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर प्रोबेबिलिटी वाले इसलिए ज़्यादा सही होते हैं कि हम समाज के, जनसंख्या के, जनसमूह के हर वर्ग से, हर क्षेत्र से उन व्यक्तियों को चुनते हैं। परंतु यह इसमें समय ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है और जो धन है वह भी ज़्यादा व्यय होता है। प्रोबेबिलिटी में जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं उसमें जो रिसर्चर के अनुसार हम चुनाव करते हैं सैंपल्स का, तो यह जो होता है यह बहुत ही आसान तरीका होता है, कम श्रम का होता है, कम समय लगता है, कम धन लगता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह रिसर्चर के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। परंतु जो इसका नॉन प्रोबेबिलिटी का फायदा होता है वह नॉन प्रोबेबिलिटी का नुकसान होता है। तो यह जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, यह क्योंकि रिसर्चर की सुविधा देखी गई है तो ये हो सकता है रिसर्चर हर क्षेत्र से ना ले, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से एक पर्टिकुलर जनसमूह का ले ले। ठीक है, तो चूंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से एक पर्टिकुलर जनसमूह का लिया गया है तो यह पूरा जो समाज है उसके बारे में व्यक्तित्व देना हो तो नहीं दे सकता है। इसमें जब यह पूरे समाज में से, जनसमूह में से हमने जो सबसे मैक्सिमम होता है चुनाव वह करा होता है, तो यह क्या होता है, समाज को का आईना होता है। इसमें जो नॉन प्रोबेबिलिटी है ये छोटी रिसर्चेस जिसमें कम संख्या में सैंपल्स लिए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। जो प्रोबेबिलिटी वाले जो सैंपल्स होते हैं वह बहुत अधिक संख्या में जब आपको रिसर्च करनी होती है तब आपको इसके बारे में बताया जाता है, या प्रोबेबिलिटी वाले सैंपल्स उस क्षेत्र से लिए जाते हैं।
जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में जो समय होता है रिसर्च के लिए वह कम लगता है, इसमें जो समय होता है वह रिसर्च के लिए अधिक लगता है, क्योंकि इसके अंदर सैंपल्स की साइज जनरली, है ना, अधिकतर क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर जो सैंपल की साइज होती है वह अधिकतर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दोनों के इफ्स एंड बट्स, दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। हम देख लेते हैं कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसके कितने प्रकार होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि जो रिसर्चर होता है वह अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल्स का सिलेक्शन करता है, सैंपल्स का चुनाव करता है, ताकि उसकी रिसर्च उसके अनुसार होए। सबसे पहला है पर्पसफुल सैम्पलिंग। पर्पसफुल सैम्पलिंग यानी कि रिसर्चर जो होता है वो एक उद्देश्य को लेकर चलता है और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह पर्टिकुलर उद्देश्य को देखते हुए वह जो सैंपल्स हैं उनका चुनाव करता है। कैसे, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। हम जो इंटरनेट है उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, किन के ऊपर, छात्राओं के ऊपर। कौन सी छात्राओं के ऊपर, हम देख रहे हैं सरकारी एवं गैर सरकारी छात्राओं के ऊपर, मतलब जो छात्राएं सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं और जो छात्राएं गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, क्योंकि हमने देखना है इंटरनेट का इफेक्ट, ठीक है, तो हम उन्हीं गर्ल्स के पास जाएंगे पर्पसफुली जो कि नेट को यूज करती हैं। जो नेट नहीं यूज करती हैं, जो इंटरनेट पे नहीं है, जिन गर्ल्स के पास में स्मार्टफोन्स नहीं है, आप उनका चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने पर्पसफुली किनका चुनाव किया है, हमने पर्पसफुली उन छात्राओं का चुनाव किया है जिन छात्राओं ने के पास इंटरनेट था। हमने केवल और केवल सरकारी कॉलेज की छात्राओं पे करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो प्राइवेट गर्ल्स थी उनको हमने हटा दिया। हमने कौन सी गर्ल्स ली, जो छात्राएं सरकारी कॉलेज में रेगुलर छात्राएं थी, हमने केवल उनके ऊपर लिया। सरकारी कॉलेज में जो प्राइवेट छात्राएं, हमने उनका हटा दिया। फिर हमने किनका लेना था, हमने लिया उन छात्राओं को जो कि प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर छात्राएं थी, हमने उनका एडमिशन कराया। कहने का तात्पर्य है कि हमने पर्पसफुली उन्हीं छात्राओं को लिया जिनके पास स्मार्टफोन था, और एक और अगर हम उसमें उद्देश्य में रखें कि हमने कॉलेज गोइंग अंडर ग्रेजुएट छात्राओं को, ठीक है, जब हमने बात करी कॉलेज गोइंग अंडर ग्रेजुएट छात्राएं और वो भी रेगुलर जो कॉलेज आती हैं, तो हमारे पास लिमिटेशंस हो गई। तो हमने पर्पसफुली उन्हीं लड़कियों को चुनाव किया, पर्पसफुली, है ना, जिनके पास क्या था, एक तो अंडर ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को हमने नहीं लिया। फिर हमने किन छात्राओं को चुनाव किया, जो कि रेगुलर छात्राएं थी कॉलेज की, कॉलेज में भी सरकारी कॉलेज की जो छात्राएं थी हमने उन्हीं का चुनाव किया। तो हमने उन छात्राओं को चुनाव पर्पसफुली किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य, जो रिसर्च का उद्देश्य था वह क्या था, हमें यह फाइंड आउट करना था कि इंटरनेट का इफेक्ट क्या हो रहा है सरकारी छात्राओं पे, वो भी अंडर ग्रेजुएट, है ना। तो हमने इसलिए उनका चुनाव किया, हमने पर्पसफुली चुनाव किया ना, पर्पस लिया, हमने पर्पसफुली चुनाव किया कि नहीं, हमें तो इसका चुनाव नहीं करना जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, हमें उन्हीं गर्ल्स का चुनाव करना है जिनके पास के स्मार्टफोन है। ठीक है, तो हमने उन छात्राओं को चुनाव किया, तो इसे बोलते हैं पर्पसफुली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है, एक्सीडेंट का मतलब होता है अचानक से, है ना, कोई घटना हमने पहले नहीं सोच रखी होती है, कोई हमने नियम नहीं बना रखे होते हैं, कोई हमने प्लानिंग नहीं बना रखी होती, एकदम से कोई हमारे सामने आ जाता है, आप ये लीजिए, ये क्वेश्चन लीजिए, इसको फिलअप करिए, आप क्या हमारे सैंपल बनने को तैयार हैं, हाँ तो आइए हमारे पास। कोई प्लानिंग नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से अचानक से, है ना। तो जो अचानक से इस तरीके से सैंपल्स का चुनाव किया जाता है, तो इस तरह के सैंपल्स को बोलते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब होता है कि पूरा जो जन समूह है, इसमें क्या होता है, उनमें से हमने एक पर्टिकुलर को चुनाव करना है। ये कोटा सैंपलिंग जब होती है स्पेशली जब आप किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म, पर्टिकुलर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पर्टिकुलर एज है, पर्टिकुलर लिंग है, इसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, तब जाके यह कोटा सैंपलिंग होती है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि महिलाओं में जो साधु संत हैं उनके ऊपर कितना विश्वास है,
है ना। और क्या अनपढ़ महिलाओं को या असाक्षर महिलाओं को ज्यादा विश्वास है, या जो साक्षर महिला है, साक्षर महिलाओं में भी हम ले रहे हैं जो 12th पास हैं, जो ग्रेजुएट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो उनमें अंधविश्वास की मात्रा कितनी है हमें ये देखना है, ठीक है। वो कितना जो रीति रिवाज है उनको मानती है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो हमने किसका चुनाव किया, सबसे पहले कोटा में रखा हमने केवल महिलाएं, पुरुष जो भी वर्ग था वह जनसंख्या में से हट गया। फिर हमने किसको कैटेगरी करी, हमने देखा कि हमने 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, 4 हमारे पास कैटेगरी है। हमने फिर केवल और केवल हमने पोस्ट ग्रेजुएट पे लेना है, स्टडी करनी है। तो हमने जो केवल ग्रेजुएट तक पढ़े लिखे थे हमने उनको हटा दिया। हमने कैसे लिया, केवल कोटा किसका बनाया, पोस्ट ग्रेजुएट का, यानी हमने कोटा बना लिया और अलग अलग क्षेत्र से बनाया, ठीक है। ए क्षेत्र, बी क्षेत्र, सी क्षेत्र, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, है ना। और हमने हर क्षेत्र में ए बी सी डी जितना भी क्षेत्र था डिस्ट्रिक्ट का, उनमें से हमने 10-10 सैंपल किसी भी तरीके से चूज कर लिए। कैसे बनाया, हमने कोटा बना लिया, ये इधर का, इधर का, इधर का, और फिर हमने उनमें से 10-10 सैंपल चूज कर लिए, तो उसे बोलते हैं हम कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट है कन्विंस सैंपलिंग, यानी सुविधाजनक सैंपलिंग। जब हम सुविधाजनक सैंपलिंग की बात करते हैं तो सुविधाजनक किसके लिए होगी, बट ऑब्वियस जो रिसर्चर है उसके लिए सुविधाजनक होगी। तो सुविधाजनक सैंपलिंग उसे कहते हैं जो कि जो रिसर्चर है उसके लिए पूर्णतः सुविधाजनक हो, उसके मनमाफिक हो, उसके अनुसार हो, उसका जो धन श्रम या जो भी वो बचाना चाह रहा है उसके अनुसार हो, पूर्णतः सुविधाजनक हो, तो उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग या सुविधाजनक सैंपलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग यानी कि जो रिसर्चर होता है उसके अनुसार, उसके मन के अनुसार वह जो चीज को सेलेक्ट करना चाहता है, भले उसके अंदर उसको सुविधा हो रही हो नहीं हो रही हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परंतु जो रिसर्चर है वह रिसर्चर अपने अनुसार अपना देख के, अपने व्यूज रख के फिर जो वो सेलेक्ट करना चाहता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ सेलेक्टेड सैंपल। यानी कि सेल्फ सेलेक्टेड मतलब जो रिसर्चर है वह आ रहा है, वो रिसर्च के लिए सैंपल को स्वयं सेलेक्ट कर रहा है, अपने मायने रख के, अपने दायरे रख के वो सेलेक्ट कर रहा है, चाहे वो उसके लिए सुविधाजनक हो चाहे उसके लिए सुविधाजनक ना हो, किसी भी तरीके से। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है बच्चों, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वह किसके लिए अच्छी होती है, वह अच्छी होती है रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह अच्छी होती है जब आपको कम सैंपल्स लेने होते हैं, वह अच्छी होती है जब जो रिसर्चर होता है उसको कम धन श्रम और ऊर्जा का व्यय करना होता है, तब जाके वह जो सैंपलिंग होती है वह अच्छी सैंपलिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का तात्पर्य हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम पूरे जन समूह में से मैक्सिमम जितना आप ले सकते हैं आप उसको लेते हैं, क्योंकि वह आपके समाज के लिए नियम कायदे का प्रदर्शन करता है। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग का तात्पर्य होता है, रैंडम सैंपलिंग जो कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसके अंदर हम पूरी जन समूह में से कुछ व्यक्तियों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वह क्या होंगे, कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वैसे भी जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वह सैंपलिंग होती है जिसमें रिसर्चर की अपनी मर्जी नहीं चलती है ना। उसे जन समूह में से किसको लेता है, सैंपल्स को लेना होता है, और सैंपल्स जब वह लेते हैं तो वह अपने अनुसार ना लेके किसके अनुसार लेते हैं, वह जनसंख्या के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग की, जनरली जो सर्वे मेथड्स होता है, सर्वे मेथड में रैंडम सैंपलिंग का ही चुनाव किया जाता है जनरली। अब रैंडम सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं, रैंडम सैंपलिंग में इसमें कई तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है लॉटरी सैंपलिंग। हमने अलग अलग एरियाज ले लिए, ठीक है। एरियाज में से हमने उन व्यक्तियों के नाम डाल दिए, ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया, डी एरिया, ठीक है। हमने हमारे उद्देश्य यानी रिसर्चर का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के हेतु जो भी हमारे कैटेगरी में आ रहे थे अलग अलग क्षेत्र के, उनके हमने नाम डाल दिए एक बैग में, और फिर हमने उनमें से निकाला, ए बैग में से 10, बी में से 10, सी में से 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वह क्या हो गई, चूंकि हमने उनका चुनाव कैसे किया, लॉटरी से करा,
इसमें रिसर्चर ने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो निकले उनको हमने सैंपल्स के रूप में ले लिया। जिन व्यक्तियों का नाम निकला उसमें से हमने उनको सैंपल के ले लिया। तो वह कौन सी होती है? लॉटरी, रैंडम सैंपलिंग। फिर हम बात करते हैं सीक्वेंटल रैंडम सैंपलिंग, यानी कि सीक्वेंस बना रखी है। एक से लेके 100 तक हमारे पास नंबर हैं, सभी व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। ये 100 व्यक्ति कौन है? जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के मैच कर रहे हैं, जो कि हमारे उद्देश्यों को मैच कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें जो सीक्वेंस लेनी है वो 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी 5 नाम पे जो व्यक्ति आ रहा है हमने उसको लिया, 10 नाम पे जो व्यक्ति आ रहा है हमने उसको लिया, 15 पे व्यक्ति जो आ रहा है हमने उसको व्यक्ति को लिया, 20 पे जो आ रहा है उसको हमने सैंपल्स के तौर पे लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाई, उस सीक्वेंस में से हमने रैंडमली, हो सकता है आपको ज्यादा नंबर लेने हैं रिसर्चर को, तो वो 2, 4, 6, 8 जैसे भी हो, है ना, उसके हिसाब से वह उन सैंपल्स का चुनाव कर ले। फिर है नंबर टेबल। नंबर टेबल पे इसी तरह की होती है, जो कि सीक्वेंस की तरह की होती है। अलग अलग नंबर दे दिए जाते हैं और उन नंबर्स में से उसका चुनाव करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं नंबर टेबल। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिफाइड सैंपलिंग। स्टैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वह सैंपलिंग होती है जिसमें हम एक जैसे मापदंड वाले जो सैंपल्स होते हैं उनमें से चुनाव करते हैं रैंडमली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो स्टैटिफाइड में क्या करते हैं? एक जैसे मापदंड, जैसे एक जैसी क्वालिफिकेशन है, एक जैसे धर्म के लोग हैं, एक जैसी लिंग के लोग हैं, हमने उनका चुनाव किया, हमने उनका ग्रुप बना लिया, ठीक है। हमने किन किन लोगों का ग्रुप बना लिया? जैसा हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार हमने जाति, वर्ग, धर्म, उम्र, लिंग सबका एक एक ग्रुप बना लिया, और हमने ऐसे बहुत सारे ग्रुप बना लिए। कैसे? क्षेत्र वाइज, है ना। अब या हम पूरी जनसंख्या को भी ले सकते हैं, हमने अलग अलग ग्रुप बना लिया। उन ग्रुप में से हमें 10-10 व्यक्तियों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे मापदंडों के अनुसार वह कैसे हैं? एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे? सभी व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, या सभी व्यक्ति जो है वह 12th पास से अंडर ग्रेजुएट तक के बीच के व्यक्ति हैं, वह सभी गर्ल्स हैं या वह सभी बॉयज़ हैं, वह सभी शहर में पढ़ने वाले हैं, वह सभी विशेष जाति धर्म वर्ग के हैं। तो हमने उनको क्या किया? समूह बना लिया, और जब हम उनके समूह बना के फिर हम उनका चयन करते हैं, तब हम उनको बोलते हैं स्टैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग और जो स्टैटिफाइड सैंपलिंग होती है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। इसके अंदर जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है, इसके अंदर भी हम अलग तरीके के समूह बना लेते हैं और फिर उनमें से चुनाव करते हैं। समूह पूरे जनसंख्या के बनते हैं, ठीक है। क्लस्टर पूरी जनसंख्या का बनाया जाता है और फिर उनमें से चुनाव किया जाता है, जो कि एक जैसे मापदंडों के होते हैं। डबल सैंपलिंग की बात करते हैं हम। जो डबल सैंपलिंग होती है बच्चों, एक बार चुनाव के बाद हम उसको वापस से चुनाव करते हैं। चाहे आप किसी भी तरीके से आप सैंपल्स का चुनाव कर लीजिए, है ना, चाहे किसी भी तरीके से सैंपल्स का चुनाव कर लीजिए। अगर आपने पूरी जनसंख्या में प्रतिनिधि चुने 100, उन 100 प्रतिनिधियों में से भी आप पुनः केवल 50 का सैंपल का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि हमने 100 चुने, 100 में से के बाद हमने केवल 50 की संख्या रखी, तो हम इसको बोलते हैं डबल सैंपलिंग, ठीक है। तो हम उस चीज को बोलते हैं कि हमने 2 बार चुनाव करा है। 2 बार चुनाव करा है यानी कि हमारे जो सैंपल्स है वो निश्चित रूप से पूरी तरह वैध होते हैं, उसकी जो प्रामाणिकता होती है वो उच्च प्रामाणिकता वाले होते हैं, और यह जो सैंपल्स होते हैं, यह सैंपल्स काफ़ी जो रिजल्ट्स आते हैं वह रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे, वैध और प्रामाणिकता वाले होते हैं। तो बच्चों, चाहे आप किसी भी विधि से रिसर्च करते समय सैंपल्स का चुनाव करें, चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी से करें चाहे प्रोबेबिलिटी से करें, सैंपल्स का चुनाव जो होता है वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बात और, कई बार ऐसा होता है कि हम चुनाव का तरीका केवल एक ना अपना के, हम चुनाव का जो सैंपल चुनाव का मेथड है वो विभिन्न तरीके से अपना लेते हैं। कैसे अपनाते हैं? हमने क्या किया, हमने पर्पसफुली चुनाव करा, हमने स्टैटिफाइड बना दिया। एक फॉर एन एग्जाम्पल, स्टैटिफाइड यानी हमने पूरी जनसमूह लिया, जनसमूह में से हमने कैटेगरी वाइज करा, और कैटेगरी वाइज करने के बाद में हमने उसको पर्पसफुली भी चुनाव कर सकते हैं। यानी हमारा जो रिसर्च होगा वो कैसा होगा? स्टैटिफाइड पर्पसफुल रैंडम सैंपलिंग।
स्टारिफाइड पर्पसफुल सैंपलिंग हुई। कैसे हुई स्टारिफाइड? हमने क्लस्टर तो बना लिया, परंतु हमने हमारा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, रिसर्चर का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पर्पसफुली उनको सेलेक्ट करा सैंपल्स को। क्योंकि हम स्टारिफाइड करने के बाद में उसका या हम क्लस्टर बनाने के बाद में हम उनमें से हमारा जो पर्पस पूरा कर रहे हैं, उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, उनका चुनाव कर रहे हैं सैंपल का। इसलिए हम जो रिसर्च का वो रहेगा वो क्या रहेगा? स्टारिफाइड पर्पसफुल सैंपलिंग। इसी तरीके से हम रैंडम एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी ले सकते हैं ना। हम जो सैंपलिंग होती है, मेथड होती है, वह एक सैंपलिंग मेथड ना करके हम उनको मिक्सचर जो सैंपलिंग मेथड है वह करते हैं। और जनरली जो रिसर्चर्स में, स्पेशली जो हम सोशल साइंस की रिसर्च की बात करते हैं, इन रिसर्चर्स में जो सैंपलिंग होती है वो किस तरह की होती है? इस तरीके की सैंपलिंग होती है ना, यानी मिक्सचर सैंपलिंग्स होती है। और यदि आप कन्वीनियंट सैंपलिंग ले रहे हैं, यानी कि जो रिसर्च के लिए सुविधाजनक हो, रिसर्चर के लिए सुविधाजनक हो, और आप इस प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग के कोई मेथड को अपना रहे हैं, यानी आपका जो रिसर्च है या जो आप सैंपलिंग ले रहे हैं वो निश्चित तौर पे वैध होगी, उच्च प्रमाणिकता वाली होगी। सैंपल को चुनाव करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, ताकि जो रिजल्ट्स का में डेटा इकट्ठा करने में, एनालिसिस करने में किसी भी तरह को रिसर्चर को और रिसर्च की वैलिडिटी को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए।